नई सुबह। आज मेरे बेटे आदिल का बर्थडे था, पर आज हमारे घर में वो शोर और खुशी की आवाजें नहीं थीं जो हर साल होती थी। न स्ट्रीमर्स थे, न केक, न बलून, सिर्फ सन्नाटा था। आज वो 16 साल का होता। सलमा आंखें पोंछते हुए बोली। उसकी आवाज भारी थी और आंखों में उदासी के लाल डोरे थे। मैं उसके सामने सोफे पर बैठा था, लेकिन मेरी नजर उसके पीछे वाली दीवार पर आदिल की तस्वीर पर थी। हंसता हुआ, जिंदगी से भरा चेहरा, आने वाली जिंदगी के हजारों सपनों से टिमटिमाती आंखें। ऐसा लगता था जैसे फोटो में से अभी बोल पड़ेगा। झूठी लग रही थी वो माला उसकी फोटो पर। जिसका जीवन अभी शुरू भी नहीं हुआ था, वो खत्म कैसे हो सकता था? मैं कुछ नहीं बोला। हमारा बेटा आदिल पिछले साल एक हादसे का शिकार हो गया था और तब से हमारी जिंदगी जैसे वहीं रुक गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दिल में इतना दर्द भी हो सकता है, कि ऐसा भी हो सकता है कि हर सांस लेने के लिए अपना पूरा जोर लगाना पड़े, कि हर पल लगे कि काश थोड़ी देर के लिए ही सही, पर यह दर्द कुछ तो कम हो। माँ बाप को बच्चों के बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोचने से भी डर लगता है। जीना तो नामुमकिन सा हो जाता है। हम कोशिश तो कर रहे थे, जीने का नाटक भी कर रहे थे। मरता वो नहीं है जो चला जाता है, मरता वो है जो पीछे रह जाता है। काश मैंने उस दिन उसको जाने से मना कर दिया होता। सलमा एक बार फिर रोते रोते बोली। यही बात मेरे दिल में भी रोज उठती थी। क्यों नहीं मना किया मैंने? यूं ही कह देता, बस आज मेरे साथ बैठ के बात कर आदिल, आज दोस्तों के साथ बाहर मत जा। मेरे कंधों से ऊंचा हो गया था, मेरे रेजर से शेव करने की बातें करता था, मुझे चेस में भी हराने लग गया था। बड़ा हो रहा था। मैं कोशिश करता था कि हर बात पर उसे मना नहीं करूं। सलमा से आदिल की बातें सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का होता था। उसके आंसुओं में मेरा दुख भी बहता था। औरतें बहुत स्ट्रांग होती हैं, अपने दिल की बात और अपने आंसू दिखाने से डरती नहीं हैं। हम मर्द अपने दुखों का बोझ अपने कंधे पर ढोते जरूर हैं, लेकिन अपने आंसू दिखाने से घबराते हैं, खुद अपने आप को भी। मैं भी ऐसा ही था। अपने आंसू अपनी छोटी बेटी सबा और बीवी सलमा के सामने अंदर पी लेता था। दुख जब बहुत बड़ा हो तो उसका एक अलग वजूद हो जाता है। हमारे घर में ये दुख अब एक फैमिली मेंबर की तरह रहता था। किसी छोटे से जिद्दी बच्चे की तरह रेगुलर खुराक मांगता और एक पल के लिए नजरअंदाज करो तो शोर मचा मचा के अपनी तरफ ध्यान खींच लेता था। कई बार मन करता कि सिर्फ उसी के होके रह जाए। इतना स्याह अंधेरा था कि उसके होते हुए और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। सबा भी नहीं। मैं और सलमा चुपचाप बैठे थे कि सबा कमरे में आई। डैड, मेरे मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैंने सुना तो, पर कोई जवाब नहीं दिया। सबा ने दोनों को सर झुकाए बैठे देखा, थोड़ी देर अपनी बात के जवाब का इंतजार किया, फिर मायूस होकर कमरे में चली गई। आदिल के जाने के बाद सबा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। न पढ़ाई में मन लगता था, न पियानो में, इसीलिए अकेले अपने कमरे में बैठी रहती थी। मैं सबा के दिल की हालत समझ सकता था और उसके पियानो छोड़ने की वजह भी। जब हम अपने आप से, अपने भगवान से, अपनी लाइफ से नाराज होते हैं तो सबसे पहले वही तो छोड़ते हैं हमको जो सबसे ज्यादा पसंद होता है। सलमा शास्त्रीय संगीत की टीचर थी, पर उसने भी संगीत छोड़ दिया था। जब मैंने उसे कहा कि उसे रियाज फिर शुरू करना चाहिए तो बोली, मन नहीं करता। आदिल को भी गिटार बजाने का शौक था। एक दिन उसने मुझसे कहा था, डैड हम अपना एक बैंड बनाएंगे, मैं गिटार पे, सबा पियानो पे और मम्मी गाने गाएंगी। आप गाना लिखना सीख लो ना, बस हमारा बैंड बन जाएगा। पिछले 1 साल से आदिल का गिटार कवर में बंद उसके कमरे की अलमारी में रखा हुआ था। सलमा ने उसके कमरे की हर चीज को वैसे ही रखा हुआ था जैसे आदिल कहीं बाहर चला गया है और उसको वापस आकर अपना कमरा वैसे ही मिलना चाहिए जैसे वो छोड़ के गया था। मैं रात को कई बार उसके कमरे में जाकर बैठ जाता, उसे महसूस करने के लिए,
उसकी बास्केटबॉल को उठाता, उसकी हंसती हुई फोटो देखता, उसकी स्कूल टीम की जर्सी को हल्के से सहलाता, धीरे से बोलता, कहाँ चला गया यार। हमारी जिंदगी उसी पल में आकर ठहर गई थी। ठहरना आसान था क्योंकि उस पल में हमारे साथ हमारा आदिल था। उस पल से आगे बढ़ना मुश्किल था। लेकिन जिंदगी कब किसके लिए ठहरी है। आदिल के जाने के बाद सब कुछ रुक ही सा गया था। लेकिन आज सबा का रिजल्ट देखकर थोड़ा झटका लगा मुझे। दरअसल रिजल्ट देखकर नहीं, सबा का बर्ताव देखकर। हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी वो, और इस बार 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गई थी। पर उसको जैसे कोई परवाह ही नहीं थी इसकी। मैं उसके कमरे में गया। वो अपने टेडी को दोनों हाथों से पकड़े बेड पर बैठी थी। 14 साल की हो गई थी, लेकिन अभी भी बच्ची ही लगती थी। आदिल इस उम्र में इससे ज्यादा लंबा था। सोचते सोचते मैं रुक गया। अगर कोई परेशानी है या क्लास में समझ नहीं आता है तो टीचर से चल के बात करते हैं ना। तुम्हारी तो ट्यूशन भी चल रही है, आदिल ने तो कभी ट्यूशन भी नहीं ली। मैं कुछ और बोलता इससे पहले ही सबा गुस्से में उठी और जोर से बोली, मुझे पता है मैं भैया जैसी स्मार्ट नहीं हूं, और कमरे से बाहर चली गई। यही से क्या हुआ? मैंने सलमा से कहा। पता नहीं सबा इतनी नाराज क्यों हो गई। 3 सब्जेक्ट में फेल हो गई है, समझाना तो पड़ेगा ना। शायद आदिल से कंपैरिजन बुरा लगा हो। मैं खामोश रहा। कंपैरिजन कहाँ किया था? मैंने तो सच ही कहा था। और सबा तो मेरी प्यारी सी हंसती फुदकती गुड़िया थी। हमेशा मुस्कुराती रहती थी। मेरे ऑफिस से आते ही सबसे पहले मेरे पास भाग के आती और मेरे गले से लटक कर अपनी पूरे दिन की बातें बताती थी। भाई और माँ की शिकायतें करती थी। ये ऐसी कब हुई? लेकिन फिर याद करने की कोशिश करने लगा कि आखिरी बार उसने ऐसा कब किया था। बहुत सोचा पर याद नहीं आया। और बात किए हुए तो पता नहीं कितना समय हो गया था। मतलब इसके अलावा कि खाना खा लो, अब सो जाओ, तुम्हारा होमवर्क हुआ कि नहीं। इसके अलावा तो मैंने बहुत समय से उससे कोई बात ही नहीं की थी। पहले कितना हंसती थी मेरे साथ, लेकिन अब रोज शाम को खाना खाकर वो अपने कमरे में होती और हम अपने कमरे में। मेरा चेहरा देखकर सलमा समझ गई कि मैं क्या सोच रहा था। हमने आदिल के गम में सबा को बिल्कुल भुला दिया था। आदिल के बाद हम दोनों अधूरे से हो गए थे, पर इसमें सबा का क्या कसूर था? उसने भी तो भाई खोया था, माँ बाप को बिखरते देखा था, परिवार के टुकड़े होते देखा था। पर अब उन टुकड़ों को उठाकर जोड़ने का, एक बार फिर पूरा बनने का समय तो नहीं आ गया था। अगले कुछ दिन मैं सबा को पास बुलाता, उससे बातें करता। वो बस कुछ देर बिना कुछ बोले मेरे पास बैठकर चली जाती। एक दिन मैंने उसे आवाज दी, आज पिज्जा खाने चलते हैं, तैयार हो जाओ। वो अंदर कमरे से ही बोली, मुझे नहीं जाना डैड। मुझे पता था सबा को पिज्जा बहुत पसंद है, लेकिन अब उसने जाने से साफ मना कर दिया। हम दोनों मनाते रहे पर वो नहीं गई। अगले दिन सुबह सबा स्कूल जा रही थी और मैं पेपर पढ़ते हुए उसे देख रहा था। उसने आंखों में काजल और कुछ हल्की सी लिपस्टिक लगाई हुई थी। हाँ, वो क्या कहते हैं उसको, लिप ग्लॉस। मुझे पता ही नहीं चला सबा इतनी बड़ी कब हो गई, और उसके बाल इतने लंबे और घने कब हुए। मैंने फिर कोशिश की। हैरी पॉटर की नई पिक्चर लगी है, संडे को चले? उसने सर ना में हिला दिया। चुप रही। ये कौन थी जो चुप मेरे सामने बैठी थी? मेरी सबा को तो चुप होने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। आदिल कहता था। मैं बीच में ही रुक गया। अपने ख्याल आदिल से हटाकर वापस सबा पर ले आया। सलमा के चेहरे पर उस दिन चिंता थी। ये तो बिल्कुल बुझ गई है, बात ही नहीं करती। हमसे नाराज है या अपने भाई के गम में घुल रही है। फेल होने का मुझको दुख है, पर इसको ऐसे देखा नहीं जा रहा। कुछ करो। मैं इसको पहले जैसा मुस्कुराता और खुश देखना चाहती हूँ। उस दिन मैं बहुत परेशान रहा। रात को बहुत देर तक नींद नहीं आई। जब आई तो एक डरावना सपना लेकर। मैंने देखा कि आदिल और सबा दोनों डूब रहे हैं। मैं उनको पकड़ने के लिए दोनों हाथ बढ़ाता हूँ, पर पानी का तेज बहाव उनको मुझसे दूर ले जा रहा है। मैं दोनों को आवाज दे रहा हूँ, पर वो दोनों ही मुझको डूबते हुए दिख रहे हैं। मैं घबरा के उठ गया।
मेरा चेहरा गीला था। मैंने हाथ लगा के देखा, आंसू थे और अभी भी बहे जा रहे थे। आज मैंने उनको पोंछने या रोकने की कोशिश नहीं की। तभी सलमा की नींद खुल गई। उसने लैंप जला के देखा तो मुझे उकड़ू बैठे रोते हुए देखकर पहले तो देखती रही, फिर मुझको पकड़कर वो भी रोने लगी। पता नहीं कितनी देर हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ रोते रहे। जब आंसू रुके तो हमने बात करनी शुरू की। इस बार आदिल नहीं, सबा के बारे में। अगले दिन सुबह मैंने ड्राइंग रूम से आदिल की वो माला चढ़ी फोटो हटा दी। उसकी जगह एक नया फोटो कोलाज बना के लगाया जिसमें हम चारों की बहुत सारी फोटो थी। एक में आदिल ने सबा की दोनों चोटी सींग की तरह ऊपर उठाई हुई थी और वो मुस्कुरा रही थी। एक में हम कुफरी में बर्फ के गोले हाथ में लेकर खड़े थे। उस एक उदास फोटो की जगह मैंने हंसती हुई बहुत सी तस्वीरें लगा दी। अपने कमरे का टीवी इसी कोलाज के नीचे वाली टेबल पर रख देते हैं, मैंने कहा। सलमा मुझे ये करते हुए देख रही थी। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया तो वो भी मुस्कुरा दी। सबा ने स्कूल से आकर ड्राइंग रूम देखा तो पहले तो ठिठक के खड़ी हो गई, फिर कोलाज के पास आकर सारी फोटो देखने लगी। सलमा पीछे से उसको देखती रही। जब सबा मुड़ी तो उसकी आंखों में आंसू थे। आदिल की उस माला चढ़ी फोटो से उसके दिल में ऐसी उथल पुथल नहीं हुई थी, पर यह फोटो देखकर सबा सुबक सुबक कर रोती रही और सलमा उसको गले से लगाकर उसके बाल सहलाती रही। फिर से हंसने के लिए अंदर दबे हुए आंसू निकलने जरूरी थे। शाम को मैंने सबा को कहा, आज यहीं बैठ के साथ में टीवी देखेंगे, पर सबा नहीं आई। हम रोज वहीं बैठकर टीवी देखते और बातें करते और उसके कमरे के बंद दरवाजे की ओर देखते, पर हमारी बातें बदल रही थी। अब मैं और सलमा पहले की तरह न्यूज़ के बारे में, कौन सा चैनल देखना है इस बारे में, खाना कैसा बना है इस बारे में फिर से बहस करने लगे थे। बच्चे सच्चाई और नाटक में फर्क समझते हैं। अब हम सिर्फ जीने का नाटक नहीं कर रहे थे, जीने की पूरी कोशिश कर रहे थे और सबा के बंद दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि उसमें बदलाव नहीं था। हमारे पास आके बैठती थी, कभी हल्का सा मुस्कुरा भी देती थी, पर हंसती नहीं थी और बात भी नहीं करती थी। उसके लिए एक और काम करना जरूरी था। सलमा और मैंने बहुत दिन इसके बारे में बात की, रोए भी। मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि आदिल फिर कभी नहीं आएगा, पर फिर सबा के बारे में सोचकर मन पक्का किया और तय कर लिया। उस दिन हम आदिल का सामान कार्टन में पैक करके बेसमेंट में रख रहे थे। आदिल की हर चीज में उसकी खुशबू थी। न मैं अपने आंसू रोक पा रहा था, न सलमा, पर अब मैं अपने आंसू छुपाता नहीं था। सबा भी हमारे पास बैठकर हमारी मदद करने लगी, फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। आदिल का कमरा अब हमारा म्यूजिक रूम बन गया था। मैंने पियानो, तानपुरा और सितार के साथ आदिल का गिटार भी वहीं रख दिया। गैस पर खाना चढ़ाकर सलमा भी म्यूजिक रूम में आ गई। कोई साल भर बाद आज वो रियाज कर रही थी। उसकी आवाज में आज पहले जैसी खनक तो नहीं थी, लेकिन हम आदिल के दुख से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सबा भी बैठी थी वहां, लेकिन चुपचाप। उसका पियानो यूं ही खामोश पड़ा था। मैंने एक बार सबा को देखा, फिर सलमा को छेड़ते हुए कहा, लगता है आज फिर कोफ्ते जल गए। तुम जितना अच्छा गाना गाती हो उतना अच्छा खाना क्यों नहीं बनाती यार? सलमा की जगह जवाब सबा ने दिया, मम्मी तो गाना अच्छा गाती हैं, आप क्या अच्छा करते हैं? हाँ? मैंने मुड़ के उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में आज कड़वाहट नहीं थी, ताना भी नहीं था, खालिस मस्ती थी, ठीक वैसे ही जैसे पहले हुआ करती थी। मैं हिडन टैलेंट हूं। तुम दोनों को सरप्राइज करना चाहता था, इसलिए पहले नहीं बताया। मैं बहुत अच्छे गाने लिखता हूं। दोनों एक सुर में बोली। अच्छा जी, बैठिए, मैं सुनाता हूं। मैं आदिल का गिटार लेकर आया और उसी के अंदाज में एक तार छेड़ा मैंने। थोड़ा बेसुरा था और मुझे बजाना आता भी नहीं था, पर मैं बजाता रहा और गाने लगा। तुम मुझे प्यारी हो इतनी जितनी मेरी लिवर और किडनी। दोनों खिलखिला के हंस पड़ी।
जरूरी हो मेरे लिए कितनी, जैसे समोसे के साथ चटनी। सबा और जोर से हंसने लगी। मैं गिटार के बेसुरे तार छेड़ता रहा। अगले अंतरे में मैं आप दोनों को सिडनी ले जाने वाला हूँ। अब सबा सोफे पर पेट पकड़ के हंस रही थी और हंसे ही जा रही थी। बोली, थैंक गॉड भैया ने ये गाना नहीं सुना। मैंने सलमा की तरफ देखा। उसकी आंखें थोड़ी गीली हो गई थीं और उसने बिना आवाज के मुंह में ही मुझे थैंक यू कहा। सबा को हंसते हुए देखकर मैं भी हंसने लगा। सलमा हाथ जोड़कर बोली, मुझे प्रॉमिस करो फिर तुम कभी गाना नहीं लिखोगे। मैं गिटार बजाता रहा। उस दिन मैंने अपने आप से सचमुच एक प्रॉमिस किया। आदिल को याद तो करेंगे हम, लेकिन रो के नहीं, ऐसे ही हंसते हंसते। आज का सूरज हमारे घर में एक नई सुबह लेकर आया था। हम चल पड़े थे एक बार फिर सब साथ, आदिल के बिना नहीं, उसे अपने साथ लेकर। बस इतनी सी थी ये कहानी।